बेहतरीन बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, मजबूत बच्चों, होनहार बच्चों और भविष्य के होने वाले डॉक्टर्स। आज के सेशन को बहुत ही धमाकेदार बनाएंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन के बारे में बात होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टॉपिक आ चुका है जिसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है गैमेटोजेनेसिस से और फिर वहां पे बात होती है गैमीट ट्रांसफर की। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, फिर आता है फर्टिलाइजेशन और फिर आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अब प्रोसेस समझेंगे। इसके पहले जो हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, हमने जो बात करी थी वो था बैकग्राउंड, भूमिका। इसके पहले जो हम बात कर रहे थे वो सारी थी भूमिकाएं। भूमिकाएं किसी लड़की का नाम नहीं, भूमिका को सब भूमिका का नाम ले रहे हैं। भूमिका कौन है? भूमिका का मतलब होता है बैकग्राउंड। उसका एक आउटलाइन तैयार किया था हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्टिलाइजेशन मेजर इवेंट उसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट उससे पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये प्रोसेस शुरू होता है गैमीट के फॉर्मेशन से। और गैमीट कहां बनती है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं, हमने सिस्टम्स के बारे में बात करी। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज होती है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब साहब गैमीट तो बन गया है, तो गैमीट बन गया है तो गैमीट का ट्रांसफर करेंगे, फिर होगा फर्टिलाइजेशन और फिर होगा इंप्लांटेशन। तो आज इसी टॉपिक को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन के बारे में। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर से वही कहानी वही प्रोसेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट है उसमें सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया वो है गैमीट ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? अरे सॉरी, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीटोजेनेसिस के बारे में सबसे पहले है गैमीटोजेनेसिस। कौन? जेनेसिस है गैमीट्स की। उसके बाद होता है गैमीट ट्रांसफर। क्या होता है? गैमीट ट्रांसफर होता है। तो गैमीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे और फिर होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तीसरा स्टेप होता है जिसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी होगी और फिर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। इन्हीं सारी बातों पे अब प्रकाश डाला जाएगा। ये प्रकाश कोई लाइट की बीम नहीं है जो डाला जाएगा, ये प्रोसेस है जो पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा, थरोली एक्सप्लेन किया जाएगा। गैमेटोजेनेसिस में शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाणुओं का निर्माण, मतलब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और निर्माण होता है मेल गैमीट्स का। किसका निर्माण होता है? मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये बना दिया तीर, ये जो तीर बना दिया मेल गैमीट, इसके साथ साथ फीमेल में अलग चल रही है दुनिया। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हो रही है oogenesis। क्या हो रही है? oogenesis हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एक सिंगल सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा? गैमीट तो दोनों ने बना लिया, मेल में बना लिया है, फीमेल में बना लिया। मिलेंगे कैसे? ये स्पर्म ओवा मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए प्रोसेस होता है गैमीट ट्रांसफर का। कौन सा प्रोसेस होगा? गैमीट ट्रांसफर का, जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन। इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। जो मेल पार्टनर होगा वो इंसेमिनेशन करेगा और इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। ट्रांसफर ऑफ सीमेन, जो मेल होगा वो अपना सीमेन ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वेजाइना में भेज दिया जाता है ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स की वेजाइना में सीमेन का ट्रांसफर किया जाएगा, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन, गैमीट ट्रांसफर। और उसके बाद शुरू होता है फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। अब शुरू होगी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या होगी? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शुरू होती है। तो आज का जो हमारा मेन है टॉपिक वो है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को समझना। गैमीट जब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, कॉपुलेशन के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन के बाद जब सीमेन ट्रांसफर किया जाएगा, गैमीट ट्रांसफर किया जाएगा, तो मेल अपने सीमेन को फीमेल बॉडी में डिपॉजिट कर देता है डीप इनटू द वजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप समझो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये अगर हम समझें कि फीमेल जो है, फीमेल का यूटेराइन पार्ट ये है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है ना, पहले ही पढ़ लिया हुआ है। सारा ज्ञान हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान का हिस्सा हम समझ रहे हैं। आप देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा तो आपको अब दिमाग लगाना भी नहीं है, फटाफट से प्रोसेस समझ लेंगे। पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैनेज, जरा उसी पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। ये देखें, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बेसिक ओवरव्यू। ये तो कई दिनों से बनाते चले आ रहे हैं, अब तो आपको आदत सी हो गई होगी, अब तो आदत सी है हमें ये समझने की कि कहाँ क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये रहा यूट्रस। मेरी बॉडी को समझे यूट्रस और मेरे हाथों को समझे फैलोपियन ट्यूब। तो ये यूट्रस अपने हाथों को फैलाए, बाजुओं को फैलाए खड़ा है। जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ये देखें, ये है ओवेरियन लिगामेंट और यहाँ है ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज होगा और ये ओवम ट्रैप किया जाएगा। इस ओवम को यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, ये ओवम चला जाएगा अपने साइट पे, स्टोर हो जाएगा एम्पुला। ये देखो, ये है फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला, यहीं पे वो साइट रहेगा। बात है ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम रिलीज हो चुका है। अब हमने क्या कहा? मैंने कहा गैमीट ट्रांसफर किया, मेल बॉडी में जो स्पर्म बने थे, मेल बॉडी में जो स्पर्म्स बने थे वो कहां स्टोर्ड थे? मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर स्टोर्ड थे। मेल के जो गैमीट थे वो मेल की डक्ट में स्टोर्ड थे, रिप्रोडक्टिव ट्यूब में स्टोर्ड थे। ये रहे स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म का जखीरा एपिडाइडमिस से लेकर के वास्ट डिफरेंस में यहाँ से होकर के प्रेजेंट है। टेस्टिस ने जो स्पर्म बना दिए थे वो स्पर्म जाकर के स्टोर हो गए थे कहां पे? रिप्रोडक्टिव डक्ट ऑफ मेल में। सवाल उठता है अब मेल से फीमेल बॉडी में वो कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? तो इसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मेल जो होता है, मेल अपने पेनिस के थ्रू ड्यूरिंग कॉपुलेशन जिसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कहा जाता है, उस कॉपुलेशन के दौरान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल के पेनिस के थ्रू, मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन? पेनिस। मेल अपने पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी में, पेनिस जो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन था उसकी मदद से फीमेल बॉडी में वेजाइना के अंदर, ये है फीमेल में वेजाइना, और इस वेजाइना में सीमेन, जो सीमेन है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस फीमेल की बॉडी में सीमेन डिपॉजिट कर दिया जाता है, इस वजाइना में सीमेन को डिपॉजिट कर दिया है और इस प्रोसेस को कहते हैं इनसेमिनेशन। क्या कर दिया? इनसेमिनेशन कर दिया। इनसेमिनेशन का मतलब सीमेन इज डिपॉजिटेड डीप इनटू वजाइना। सीमेन जो है, सीमेन इज डिपॉजिटेड डीप इनटू वजाइना। डीप इनटू वजाइना मतलब वजाइना के अंदर सीमेन डिपॉजिट कर दिया गया है, वजाइना के अंदर सीमेन डिपॉजिट कर दिया। अब स्पर्म्स यहाँ पे हैं,
स्पर्म्स वजाइना में है और वजाइना से होकर के यहाँ इस फर्टिलाइजेशन साइट, ये जो साइट है जिसे कहते हैं एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्या कहते हैं, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कही जाती है। इस फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म जाएगा, इसमें से जो स्पर्म है वो इसके थ्रू यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो जो प्रोसेस है गैमीट ट्रांसफर का, इंसेमिनेशन का, सीमेन इनटू वजाइना, अभी हमने सीमेन को ट्रांसफर कर दिया, अब सीमेन जो होगा वो जाएगा ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है आज का हम वही पढ़ने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं आज हम। प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, आज का जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन। कौन सा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन का प्रोसेस। तो इस फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन के प्रोसेस में हम समझने जा रहे हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अबाउट फर्टिलाइजेशन। कहां से शुरू होगी हमारी कहानी, हमारी कहानी शुरू होगी फर्टिलाइजेशन से। किसके, फर्टिलाइजेशन से शुरू करेंगे आज की कहानी। और फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव इवेंट की बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप डेफिनेशन लिखोगे, ऑल इवेंट्स आफ्टर गैमीट ट्रांसफर। कब, आफ्टर गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर से लेकर के ऑल द इवेंट्स आफ्टर गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं ऑल इवेंट्स आफ्टर गैमीट ट्रांसफर अप टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जब मेल का गैमीट ट्रांसफर कर दिया तब से लेकर के जब फीमेल और मेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, उन्हीं इवेंट्स को कहते हैं कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है, स्पर्म और ओवम मिले, भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, ये रहा ओवम, ये रहा स्पर्म, ये मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन क्या इतना आसान होता है फर्टिलाइजेशन, नहीं। एनसीईआरटी कहती है ऑल पॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। सारे पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। जितनी बार पॉपुलेशन हुआ, क्या हर बार फर्टिलाइजेशन हुआ, ना 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 ना, नो 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 नो। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिले, एक साथ, दोनों जिंदा हालत में मौजूद हों। यानी ये स्पर्म और ओवा, प्रेमी प्रेमिका जब तक एक दूसरे से जिंदा हालत में नहीं मिलेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, चाहे कितनी बार भी पॉपुलेशन हो जाए। केवल पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, पॉपुलेशन के साथ साथ स्पर्म और ओवा का एक साथ फर्टिलाइजेशन साइट पे होना बहुत जरूरी है, एम्प्यूला में आना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते किसको हैं, वो सारी इवेंट्स इंक्लूडेड है। गैमीट ट्रांसफर जब सीमेन डिपॉजिट किया वजाइना में तब से लेकर के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने तक, मतलब ये रास्ता बहुत लंबा है। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक पूरा लंबा रास्ता है और तैर के जाना है स्पर्म को। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है आसान, बाबू लोग ध्यान से सुनेंगे, ये शेर अर्ज किया है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक पूरा लंबा रास्ता है और तैरते हुए जाना है। एसिड का दरिया है और तैर के जाना है। वजाइना का पीएच एसिडिक होता है, उसी एसिडिक पीएच में स्पर्म तैरते हुए जाएगा। स्पर्म, सीमेन का पीएच अल्कलाइन, वजाइना का पीएच एसिडिक, बहुत सारे स्पर्म उसी में मर जाएंगे। वजाइना के पीएच से ही बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्पर्म जो 200 से 300 मिलियन प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से कम 60% स्पर्म ऐसे हो जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज हो, और कम से कम उसमें से 40% ऐसे हो जिनके पास विगरस मोटिलिटी हो। तो विगरस मोटिलिटी वाले स्पर्म जो होंगे वो तेजी से उस एसिड के दरिया को क्रॉस करके जाएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रोसेस को इतना आसान ना समझें, ये प्रोसेस इंक्लूड करता है, लिखेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट इन्वॉल्व्स, लिखेंगे हम अगला पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन्वॉल्व 1, सबसे पहली इवेंट होती है जिसे कहते हैं कैपेसिटेशन इन्वॉल्व करता है। दूसरी इवेंट होती है जिसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं दूसरी इवेंट को। तीसरी इवेंट होती है फास्ट एंड स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। फास्ट एंड स्लो ब्लॉक होता है, स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए ब्लॉक्स होते हैं, चेक द पॉलीस्पर्मी। और फिर आता है लास्ट स्टेप जिसे कहते हैं सिनगैमी, जहां पे स्पर्म और ओवा का मिलन होता है, एक्चुअल फ्यूजन यही होती है, इसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। स्पर्म न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा विद एग न्यूक्लियस, जो एग का न्यूक्लियस है उससे इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा। तो ये प्रोसेस है सिनगैमी का। तो फर्टिलाइजेशन मैंने क्या करने का, इतना आसान नहीं है। अभी गैमीट ट्रांसफर हुआ था, गैमीट ट्रांसफर से लेके ओवम तक जाने तक का रास्ता बहुत लंबा है। उस लंबे रास्ते को तय करने में वक्त तो लगता है, उस वक्त को, टाइम को कहेंगे। आप देखो कितनी सारी इवेंट्स हो रही है उस वक्त में, तो स्पर्म को ओवा से मिलाने में ये सारी इवेंट्स का अपना ही रोल है। सबसे पहली इवेंट है कैपेसिटेशन, जो कहती है, कैपेसिटेशन का मतलब एक ऐसी फेज जिसमें स्पर्म अपनी वो कैपेसिटी गेन करता है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी गेन करता है, नाम से ही समझ सकते हो आप, नाम है कैपेसिटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन ऐसा सवाल है जो सवाल आप ध्यान रखेंगे। कैपेसिटेशन क्या होता है, लिखेंगे द एबिलिटी, द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स attain the ability to fertilize the ovum, क्या करता है ये, फर्टिलाइज करने की एबिलिटी गेन करता है, टू फर्टिलाइज द ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट है ये, जहां पे स्पर्म्स गेन करते हैं एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम बाय यूटिलाइजिंग द सीक्रीशंस। ये भी समझना बहुत जरूरी है, यहां पे क्या किया जा रहा है, बाय यूटिलाइजिंग द सीक्रीशंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये देखो कह रहे नई कहानी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे सीक्रीशंस होते हैं। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बहुत सारे सीक्रीशंस का इस्तेमाल करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए, कह रहे स्पर्म्स अटेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम बाय यूटिलाइजिंग द सीक्रीशंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके स्पर्म अपने अंदर फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी डेवलप करता है, उसे कहते हैं कैपेसिटेशन। द प्रोसेस लास्ट्स फॉर, इस प्रोसेस के होने में, दिस प्रोसेस लास्ट्स फॉर कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, 5 to 6 आवर्स।
5 से 6 घंटे लग जाते हैं। जब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स डिपॉजिट किए जाते हैं ना, तो उसके बाद भी स्पर्म अभी फुल कैपेसिटी से मूव नहीं करते। स्पर्म को फुल मोटिलिटी गेन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी के लिए स्पर्म्स के अंदर कैपेसिटेशन करना जरूरी है। लिखेंगे कैपेसिटेशन इन्वॉल्व, कैपेसिटेशन क्या होता क्या है इस प्रोसेस के दौरान, कैपेसिटेशन इन्वॉल्व्स स्पर्म में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, स्पर्म को प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसमें कैपेसिटेशन में होता क्या है, सबसे पहला रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल, स्पर्म के सरफेस पे फैट जमा होती है उसे रिमूव किया जाता है। तो एक पॉइंट है रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल, स्पर्म की सरफेस पे कोलेस्टेरॉल लगा है उसे रिमूव किया जाता है। दूसरा, स्पर्म की सरफेस पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहे हैं, उसे एक्टिव होने नहीं दे रहे हैं, उन्हें कहते हैं डीकैपेसिटेटिंग फैक्टर। तो इसे कहते हैं, यहां अगला स्टेप है जिसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। क्या कहते हैं, डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। डीकैपेसिटेशन फैक्टर मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता रहा हूं, कुछ चीजें हो सकता है आपको समझने के लिए मुझे एक्स्ट्रा बतानी पड़े, लेकिन ये मान के चलेंगे आप ऐसा नहीं सोचेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकने की भी संभावना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में दिया नहीं तो आएगा ही नहीं, आने की पूरी पॉसिबिलिटी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस इसी से होकर के जाता है, बिना इसके ये कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए स्पर्म को कैपेसिटेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका जानना भी बहुत जरूरी है। एक स्पर्म जो आया था मेल की बॉडी से फीमेल बॉडी में, तो फीमेल उसका शुद्धिकरण कर रही है, सीधा सीधा समझे, ये फीमेल स्पर्म का शुद्धिकरण कर रही है, उसकी साफ सफाई कर रही है, गंदगी हटा रही है। तो पहला है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दूसरा डाइल्यूशन ऑफ द डीकैपेसिटेशन फैक्टर, तीसरा होता है एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होती है स्पर्म के अंदर। जैसे कि ये जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के अंदर पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म का ये हेड है, ये स्पर्म हेड है, ये हेड के साथ न्यूक्लियस है, ये इसका नेक है, इस नेक में ये लगे हैं यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट, या ये देखें। तो अगर आप समझोगे इस कहानी को समझोगे, ये मिडिल पीस जो होता है ना, ये जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, इस मिडिल पीस में आपको देखने को मिलेगी कहानी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट हमने पढ़ा था स्पर्म के स्ट्रक्चर में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से यहाँ स्पाइरली ऑर्गेनाइज होती है। ये देखो, तो अभी जो काम चल रहा है वो क्या चल रहा है, कह रहे हैं स्पर्म के ऊपर से ये जो इनके ऊपर जो इंप्यूरिटी लगी है, कोलेस्ट्रॉल लगा है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स है जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहे हैं, इन सब को वॉश किया जा रहा है, इन सबको क्लियर किया जा रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2 कोलेस्ट्रॉल रिमूव करना हुआ या फिर रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर हुआ, और स्टेप 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्पर्म की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, जहां मिडिल पीस में कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, और ये जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया के एक्टिविटी के लिए, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस। क्या कहते हैं इसको, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस, which is essential for mitochondrial activity। क्या होता है ये, it is essential for mitochondrial activity। माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो इट इज एसेंशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, एंट्री ऑफ कैल्शियम। तो आप देखें स्पर्म्स के अंदर मूवमेंट की एबिलिटी डेवलप करना, फीमेल के सिक्रीशंस का यूज करके फीमेल के यूट्रस से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो स्पर्म को वॉश करते हैं, स्पर्म को क्लीन करते हैं और स्पर्म के लिए कैल्शियम का एडिशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है अटेनिंग द एबिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, जिसे कहते हैं कैपेसिटेशन, जो 5 से 6 घंटे तक चलती है। साफ सफाई, क्लीनिंग, ब्रशिंग, सारे स्पर्म नहा रहे होते हैं, सारे स्पर्म को नहलाया धुलाया जाता है, क्लीन किया जाता है, और स्पर्म अब एक्टिवली मोटाइल हो जाता है और अब अपनी टेल को ऐसे घुमाने लगता है, टेल को घुमाने लगता है। टेल रेडी है अब नाचने के लिए। क्या है, अभी टेल रेडी है नाचने के लिए। टेल तेजी से स्पर्म को एक्टिवली मोटिलिटी देती है। स्पर्म की स्पीड, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में कि बताओ कि स्पर्म इस स्पीड से चल रहा है तो कितनी देर में पहुंचेगा, नहीं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि स्पर्म की स्पीड क्या होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पीड ऑफ स्पर्म्स, जो शुक्राणु होते हैं उनकी स्पीड होती है लगभग 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से स्पर्म चलते हैं। 1 मिनट में लगभग 1.5 से 3 मिलीमीटर मूव करता हुआ जाता है ये स्पर्म। कैसे जाता है, 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से स्पर्म मूव करता हुआ जाता है, क्योंकि अब जो इसे कैपेसिटी मिलनी थी वो हो चुकी है। अब अगला खेला जो स्पर्म के हेड पे आप देख सकते हैं एक्रोसोम है, ये रिएक्शन करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब अगला स्टेप जो होता है वो है सेकंड स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। और एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब जैसे ही स्पर्म एग के करीब पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर जहां पे ओवम है, एग ने अपने चारों तरफ कई सारी मेम्ब्रेन बना रखी है, कई सारी लेयर्स बना रखी है। एग एक राजकुमारी की तरह है जिसने अपने ऊपर कई सारी ओढ़नियां ओढ़ रखी हैं। एग ने कई सारी ओढ़नियां ओढ़ रखी हैं, तो अब उस एग के पास पहुंचता है ये स्पर्म। थोड़ी नजाकत, थोड़ी शर्माहट, सब कुछ देखी जाएगी। ये देखें, ये है एक एग। कौन है ये है एग। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन में ये है एक एग, और ये जो एग आप देख रहे हो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर के बारे में हमने बात करी थी, जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, नॉन सेल्युलर कवर होता है ये। तो एग सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में मैंने बताया था, ओव्यूलेशन जिस स्टेज में होता है उस स्टेज का नाम होता है सेकेंडरी oocyte। ये होती है इसकी फर्स्ट पोलर बॉडी, ये पहली पोलर बॉडी है जो अभी रिलीज हुई थी, अभी वो डिवाइड नहीं कर पाती है। तो ये देखें, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है जोना पेल्यूसिडा। और अभी देखें, अभी तो आपको असली चीज अपन बताता है, ये एग के चारों तरफ सेल्स का भी एक मास होता है जो इसके चारों तरफ क्राउन की तरह, ये एग एक राजकुमारी है, एक प्रिंसेस है, और इस प्रिंसेस के चारों तरफ कुछ इस टाइप का एक क्राउन जैसी सेल्युलर अरेंजमेंट होती है। ये सेल्स जो होती है ये इलोंगेटेड सेल्स होती है जो इसके चारों तरफ एक ताज बना करके रखती है। ये जो ताज है सेल का, इसे कहते हैं क्राउन ऑफ सेल्स। ये लगभग 2 से 3 लेयर्ड थिक होती है, 2 to 3 लेयर्ड सेल्स पाई जाती है। यहाँ पे जो क्राउन बना रही है आप देखें, ये है क्राउन। क्या है, ये है क्राउन। एग के चारों तरफ का वो क्राउन जो इसे बेहद खूबसूरत और शर्मीला बना रहा है, इस क्राउन का नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो देखिए, इस एग के चारों तरफ ये खूबसूरती देखे जरा इस एग की। मैंने कहा एग जो ओव्यूलेट हुआ है इसके चारों तरफ कई सारी खूबसूरत लेयर्स हैं। और जब स्पर्म्स पहुंचते हैं, अप्रोच करते हैं इस एग को जब स्पर्म्स अप्रोच करते हैं, ऐसे कई सारे स्पर्म्स यहाँ पे इसको अप्रोच करने के लिए इसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये कोशिश जारी है, ये कोशिश जारी है भाई। ये देखें, ये जो स्पर्म्स हैं दे आर ट्राइंग टू गेट क्लोजर, दे आर ट्राइंग टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। कह रहे ये है ढेर सारे स्पर्म्स, एग के पास पहुंच रहा है स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन में जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ इस स्पर्म की सरफेस पे आपको याद होगा मैंने बताया था एक्रोजोम, जो मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी, इसे कहते हैं मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। ये देखें, ये एक्रोजोम जो इसके ऊपर स्पर्म के हेड पर पाया जाने वाला एंजाइम से भरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे अभी एक्सपोज्ड है और अब स्पर्म क्लोज जा रहा है, एग के बहुत करीब पहुंच रहा है। जैसे ही स्पर्म पहुंचता है इस जोना पेल्यूसिडा के पास, ये देखें, ये जो स्पर्म है जैसे ही इस जोना पेल्यूसिडा के पास पहुंचता है, ये है स्पर्म। ये स्पर्म जैसे ही जोना पेल्यूसिडा, याद रखेंगे स्पर्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसी जोना पेल्यूसिडा पे होते हैं। क्या होते हैं? जोना पेल्यूसिडा पे होते हैं। जैसे ये स्पर्म इस जोना पेल्यूसिडा से बाइंड करता है, जैसे ही ये स्पर्म अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है जो जोना पेल्यूसिडा पे है, वो जो एंजाइम भरे हुए थे, ये जो एक्रोजोम के एंजाइम भरे हुए थे, वो एक्रोजोमल मेम्ब्रेन यहाँ पे रप्चर कर जाती है और डिस्चार्ज करती है अपने एंजाइम्स को। क्या करती है? ये एक्रोजोम अपने एंजाइम्स को डिस्चार्ज करती है, जिसकी मदद से ये जो स्पर्म होता है, ये देखिए यहाँ स्पिलिंग हो गई, यहाँ लीकेज हुई एंजाइम्स की, एक्रोजोम ने अपने एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज कर दिए। देखो यहाँ पे एक्रोजोम ने अपने एंजाइम की स्पिलिंग करी और ये एंजाइम हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनिट्रेट करने में, रास्ता बनाने में आसानी से, ताकि ये एग के अंदर पहुंच सके और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड किया जा सके। ये देखो, ये स्पर्म अभी एग के अंदर जाएगा, ये स्पर्म जो है ये इस एग के अंदर जाएगा और इसके लिए इसने सारी तैयारियां कर ली हैं। ये सारी तैयारियां करके आया है ताकि ये इस एग के अंदर प्रवेश कर सके, ये एग के अंदर स्पर्म की एंट्री हो जाए। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है आपको यहां से समझना पड़ेगा। स्टेप ये देखो, सबसे पहले अराइवल हुआ स्पर्म्स का, सबसे पहले स्पर्म्स अराइव करे, उसके बाद स्पर्म्स बाइंड करे अपने रिसेप्टर पे, जोना पेल्यूसिडा पे रिसेप्टर से स्पर्म्स के वहां बाइंड करे और उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन हुई है, जो एंजाइम थे वो रिलीज हुए और जब एंजाइम रिलीज हुए तो चौथे स्टेप में स्पर्म की एंट्री एग के अंदर हो गई, क्योंकि इसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को आसान बनाते हैं रास्ता और स्पर्म एंटर कर जाता है एग के अंदर, एग के अंदर उसकी एंट्री को आसान बनाते हैं। तो एक्रोसोमल रिएक्शन हुई है जो आप देखें। एग की मेम्ब्रेन का नाम पहले आप देख लें, फटाफट से हम पहले नाम देख लेते हैं। ये देखें, मैंने कहा इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte और इसे कह रहे हैं स्पर्म की एक्रोसोमल रिएक्शन। और यहां हो रही है ये जो स्पेस देख रहे हैं एग और स्पर्म के बीच में, इसे कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। क्या कहते हैं इसे? पेरीवाइटलाइन स्पेस। तो नाम लिखते हैं, ये है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, क्राउन जैसा रेडिएटा, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं अराउंड एग, ऑफ सेल्स अराउंड एग। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं नॉन सेल्युलर जोना पेल्यूसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। और ये जो आप देख रहे हो इसे कह रहे हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस, पेरीवाइटलाइन स्पेस। जोना पेल्यूसिडा और एग के बीच के स्पेस को कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। और ये है सेकेंडरी oocyte, क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो सेकेंडरी oocyte ये रहा, ये है पेरीवाइटलाइन स्पेस, ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम है इसका? फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका मतलब अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देंगे। सेकेंडरी oocyte अभी अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने पहले भी बताया, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तब तक ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जैसे ही अराइवल ऑफ द स्पर्म हुआ, पहला स्टेप जो मैंने बताया यहाँ पे क्या हुआ, पहला स्टेप है अराइवल ऑफ द स्पर्म, पहला स्टेप है अराइवल ऑफ स्पर्म्स, अराइवल ऑफ स्पर्म्स एट द नियर द सरफेस, जो 1 2 3 4 लिखा है उसी की बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ एग, एग की सरफेस पे स्पर्म्स का अराइवल। तो वेलकम हुआ, पहले स्पर्म का अराइवल हुआ। दूसरा कह रहे बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर्स, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म्स विद ZP3, याद रखेंगे जोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ZP3 रिसेप्टर्स ऑफ जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स ऑफ जोना पेल्यूसिडा। स्पर्म जो होता है वो जोना पेल्यूसिडा पे लोकेटेड अपने ZP3 रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और जैसे ही स्पर्म बाइंड करता है शुरुआत होती है एक्रोसोमल रिएक्शन की। क्या होती है? एक्रोसोमल एंजाइम्स, एक्रोसोमल एंजाइम्स जिन्हें हम कहते हैं जोना लाइजेंस। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स। एंजाइम्स कहते हैं आर रिलीज्ड आउट, एक्रोसोमल एंजाइम्स आर रिलीज्ड आउट, एक्रोसोम रप्चर हो जाती है और एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और उन्हीं एंजाइम्स से मेम्ब्रेन से डिसॉल्व की जाती हैं, which helps in डिसॉल्विंग जोना पेल्यूसिडा। क्या करता है? डिसॉल्व करता है, डिसॉल्विंग जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो बैरियर की तरह था उस जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व किया जाता है एंड एग मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैं केवल इसी पे फोकस कर रहा हूं, इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे। एग मेम्ब्रेन और जोना की जो मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करने का काम करता है एक्रोसोमल एंजाइम। स्पर्म का रास्ता क्लियर होता है और स्पर्म एंटर कर जाता है एग के अंदर, स्पर्म एंटर कर जाता है एग के अंदर, मतलब फोर्थ स्टेप है स्पर्म का रास्ता क्लियर है। नाउ स्पर्म बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ ओवम या बाइंड्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे भी लिख सकते हो, बाइंड्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। क्या करता है? स्पर्म बाइंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाता है ऑफ एग और इसके बाद कई सारी सीक्वेंस में रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। ये जो मेम्ब्रेन है स्पर्म की बाइंडिंग जब एग के मेम्ब्रेन से होती है वहां पे कई सारी रिएक्शंस इंड्यूस होती है। सबसे पहली रिएक्शन होती है फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्म, क्योंकि अब चक्कर ये है कि एक स्पर्म की एंट्री तो हो गई है लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे स्पर्म्स आए थे। अब सवाल ये है कि जब एक से ज्यादा स्पर्म अगर एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा? सवाल का जवाब है एक से ज्यादा स्पर्म अगर एंटर कर गए तो एग मर जाएगा या एग का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा।
एग उन स्पर्म को संभाल नहीं पाएगा और एग की डेथ हो जाएगी, मतलब नो एम्ब्रियो फॉर्म। इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उस एम्ब्रियो के, उस एग के अंदर केवल एक स्पर्म एंटर करे। तो उसे इंश्योर करने के लिए अब ये जरूरी है, याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है, टू एंश्योर मोनोस्पर्मी, टू एंश्योर मोनोस्पर्मी, टू एंश्योर मोनोस्पर्मी। एक स्पर्म की एंट्री, मोनोस्पर्मी का मतलब ओनली वन स्पर्म एंट्री, मोनोस्पर्मी का मतलब केवल एक स्पर्म की एंट्री होगी। तो कह रहे टू एंश्योर दिस, एग ने कुछ ऐसे अपने अंदर कुछ ऐसे स्पेशल रिएक्शंस अपने अंदर स्टोर कर रखी है, ऐसी रिएक्शंस इमीडिएटली ऑन हो जाती है जैसे स्पर्म बाइंड करता है एग के सरफेस में या कांटेक्ट करता है ओवम की मेम्ब्रेन से, जैसे स्पर्म बाइंड करता है सीक्वेंस में कई सारी रिएक्शंस होती हैं। टू एंश्योर मोनोस्पर्मी देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ ब्लॉक्स, कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं विच चेक ब्लॉक्स टू चेक पॉलीस्पर्मी, केवल एक ही स्पर्म एंटर करे, इसको इंश्योर किया जाएगा बाय द एक्टिवेशन ऑफ ब्लॉक्स टू चेक पॉलीस्पर्मी। अभी तो केवल एक स्पर्म आया, एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट हुई है। स्पर्म जब आता है तो स्पर्म से कई सारे एंजाइम्स बाहर निकलते हैं जो स्पर्म को इस एग की सरफेस की जो सेल्स होती है उनको पेनिट्रेट करने में मदद करता है। एनसीईआरटी ने इन एंजाइम के नाम नहीं लिखे, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो रहने दो। यहाँ तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज होता है, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है या जोना लाइसेंस जिसे कहते हैं, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होते हैं। तो याद रखेंगे एक्रोसोम से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो थर्ड स्टेप में एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, आप केवल नाम लिख लो, एक्रोसोमल एंजाइम्स। ये जो एक्रोसोमल एंजाइम्स है जब ये स्पर्म रिलीज करता है आफ्टर बाइंडिंग टू द जोना रिसेप्टर, उसमें तीन तरह के एंजाइम्स मेन होते हैं, वैसे तो डिफरेंट है बट मेनली तीन टाइप के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज, एनसीईआरटी में नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हो, ऐसे नाम याद कर सकते हो। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना को पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम को कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, सीपीई, पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। और लास्ट होता है जोना लाइसेंस, क्या कहते हैं, जोना लाइसेंस। तो स्पर्म से रिलीज होने वाली एंजाइम्स, एक्रोसोम से रिलीज होने वाले एंजाइम्स, जोना लाइसेंस जिसे कहते हैं एक्रोसिन, क्या कहते हैं, एक्रोसिन भी कहते हैं। तो ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं और इन्हीं एंजाइम्स की मदद से स्पर्म अपना रास्ता ओवम के अंदर बनाता है ताकि आसानी से स्पर्म अंदर जा सके और इमीडिएटली एक्शन एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं ब्लॉक्स टू चेक पॉलीस्पर्मी। नहीं तो एक से ज्यादा स्पर्म अगर एंटर कर जाएंगे तो एग की डेथ हो जाएगी। उसे इंश्योर करने के लिए केवल एक स्पर्म जाए, अगला स्टेप शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं ब्लॉक्स टू चेक पॉलीस्पर्मी। थर्ड स्टेप को हम इसे लिख सकते हैं ब्लॉक्स टू चेक पॉलीस्पर्मी, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म नहीं चाहिए एग को, खाली एक स्पर्म चाहिए, रैंक 1 पसंद है एग को, खाली रैंक 1 पसंद है, बस एक ही एग को, एक एग में एक ही स्पर्म चाहिए बस। इसलिए जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ब्लॉक्स टू चेक शुरू हो जाते हैं। इसमें से दो तरह के ब्लॉक होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है ब्लॉक जिसको कहते हैं फास्ट ब्लॉक जो बहुत तेजी से एग मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देता है आगे की रिएक्शन होने से, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं स्लो ब्लॉक। तो पहले याद रखेंगे, पहले होता है फर्स्ट होता है फास्ट ब्लॉक और सेकंड होता है स्लो ब्लॉक। तो जैसे ही स्पर्म एग की मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, याद रखेंगे फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, फास्ट ब्लॉक का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। याद करो डीपोलराइजेशन टर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बच्चों, एग की जो मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन में न्यूरॉन ने भी पढ़ा हुआ है, मसल्स में भी हम जानते हैं डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कोई भी सेल होती है, अगर हम बात करें किसी भी नॉर्मल सेल की, तो हर नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, आप ध्यान से सुनो, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, बाहर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। किसी भी नॉर्मल सेल की सरफेस के बाहर का अगर आप एरिया देखते हो, आउटर सेल का जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर का एरिया होता है वहां नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस दी जाती है, याद करो जैसे ही कोई स्टिमुलस हमने न्यूरॉन को दी थी, एक मेम्ब्रेन जो पोलराइज्ड होती है जैसे ही उसे टच करते हैं डीपोलराइज हो जाती है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर डीपोलराइजेशन होता है। वही काम यहां पे होने वाला है जो स्पर्म की, जैसे ही स्पर्म यहां इस एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, ये देखो ये स्पर्म एक टच की तरह, एक फिजिकल स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। देखिए ध्यान से करें, स्पर्म एक्ट्स लाइक अ फिजिकल स्टिमुलस। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं फिजिकल स्टिमुलस। स्पर्म एक फिजिकल स्टिमुलस है। स्पर्म एक टच की तरह, जैसे ये मेम्ब्रेन है, सोई हुई है, इसको मैंने टच किया, जगाया, मैंने टच किया, मैंने कहा ए उठो ना, सो क्यों रही हो भाई, ए उठो ना। तो एग जो सोया हुआ था, जैसे ही स्पर्म ने उसे टच किया, एग जो धीरे धीरे अगर 24 घंटे के अंदर स्पर्म उसे नहीं मिलेगा तो मर भी जाएगा। कह रहे जैसे उसे स्पर्म मिल गया उसी टाइम 24 घंटे के दौरान, जिस दिन उसका ओव्यूलेशन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर उसे स्पर्म अगर मिल गया तो ये एग एक्टिवेट हो जाता है, सोई हुई अवस्था से जाग जाता है और इसके अंदर जो पहले बाहर पॉजिटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाते हैं। और अब ये जो मेम्ब्रेन है उस स्पर्म की एंट्री का वार्म वेलकम, मतलब सीधा ये समझो कि स्पर्म की एंट्री किसी भी एग के लिए पॉजिटिविटी का संचार करती है, इसे पॉजिटिव बना देती है। एग की नेगेटिविटी को घटा के उसके अंदर पॉजिटिविटी से इसे भर देती है, नेगेटिविटी बाहर चली जाती है, पॉजिटिविटी अंदर भर जाती है। मतलब स्पर्म एक फिजिकल स्टिमुलस है जो एग को पॉजिटिव बना देता है और इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। जो एग पहले पोलराइज्ड था, स्पर्म एंट्री के बाद, आफ्टर स्पर्म कमिंग इन द कॉन्टैक्ट, स्पर्म कॉन्टैक्ट, जैसे ही स्पर्म का कॉन्टैक्ट हुआ, एग विल बिकम डीपोलराइज्ड। क्या हो गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया। इसी डीपोलराइजेशन को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग। एग अब एक्टिव हो चुका है, एग के लिए वही टाइम आ चुका है, स्पर्म की एंट्री होगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, संपन्न होगा। तो आप समझेंगे स्पर्म की एंट्री यहां पे होने लगी है, एग डीपोलराइज हो चुका है और यही डीपोलराइजेशन इस एग को अब मजबूत बना देता है और दूसरे स्पर्म की एंट्री को अलाउ नहीं करता। तो पहला डीपोलराइजेशन और दूसरा देखिए स्लो ब्लॉक जिसे कहते हैं। स्लो ब्लॉक तो और भी खतरनाक है, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है इस कॉर्टिकल रिएक्शन में, इस रिएक्शन के दौरान जो एग है, जैसे ही इसके अंदर स्पर्म की एंट्री होती है, ध्यान से देखें, कह रहे जैसे ही इसके अंदर स्पर्म की एंट्री होती है, ये देखें ये स्पर्म पूरा का पूरा समूचा टेल सहित, ये स्पर्म ह्यूमन के केस में याद रखेंगे ये स्पर्म पूरा टेल के साथ एंटर करता है।
यार जैसे ही स्पर्म इस एग सेल के अंदर चला जाता है, ये एग सेल जो होती है अपने चारों तरफ, ये देखो एग के चारों तरफ पहले कौन था, पहले था ज़ोना पेलुसिडा। पहले कौन था एग के बाहर, एग के बाहर पहले कौन था, एग के बाहर पहले थी ज़ोना पेलुसिडा। कौन था, ये थी ज़ोना पेलुसिडा, ये थी ना एग के बाहर, ये ज़ोना पेलुसिडा थी। लेकिन जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है इस एग के अंदर, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, एग के अंदर कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपने अंदर भरे हुए ग्रैन्युलर एंजाइम्स जो इसके अंदर भरे होते हैं, उन एंजाइम्स को पेरीवाइटलाइन स्पेस से बाहर निकालता है और उसी से ये इस ज़ोना पेलुसिडा की सरफेस के ऊपर, ये देखो सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। मैंने बताया था स्पर्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां होते हैं, स्पर्म के रिसेप्टर कहां होते हैं, ज़ोना पेलुसिडा पे होते हैं। जो स्पर्म के रिसेप्टर हैं, स्पर्म के रिसेप्टर हैं वो ज़ोना पेलुसिडा पे ही तो है भाई। स्पर्म रिसेप्टर्स इस ज़ोना पेलुसिडा पे थे। ये देखो ये है स्पर्म रिसेप्टर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, अब बाकी स्पर्म्स को कैसे रोका जाएगा। बाकी स्पर्म्स को रोकने के लिए क्या किया, क्या जुगाड़ लगाया इसने। आप देखो कह रहे बाकी के स्पर्म अब बाहर ही रहेंगे, बाकियों की एंट्री अब अलाउड नहीं होगी, चाहे वो कितना भी वीआईपी या कितना भी वीवीआईपी हो, ये स्पर्म अब एंट्री अलाउड नहीं है। क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है, यहाँ पे ये देखो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिन्हें कहते हैं डीग्रैनुलेशन, रिलीज करते हैं, रिलीज ऑफ कॉर्टिकल एंजाइम्स। क्या करते हैं, ये कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या कर देता है, ये कर देता है हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ ज़ोना पेलुसिडा। ये ज़ोना पेलुसिडा को और हार्ड बना देता है, ज़ोना पेलुसिडा को अभेद दीवार बना देता है। अब ज़ोना पेलुसिडा के सारे रिसेप्टर्स ब्लॉक हो चुके हैं। ये क्या कर देता है, ब्लॉक द ज़ोना रिसेप्टर्स। जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लॉक द ZP3 रिसेप्टर, जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है। ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतरीन कांसेप्ट है। ध्यान से सुने, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने का सबसे पहला तरीका है, एक की एंट्री जैसे ही अलाउ की, गेट को तुरंत बंद कर दिया, डीपोलराइज कर दिया गेट को। गेट डीपोलराइज हुआ, कह रहे दूसरा स्पर्म जब तक आएगा उससे पहले यहाँ पे कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे जो जोना को इतना हार्ड बना देंगे कि दूसरे स्पर्म अब बाइंड नहीं कर पाएंगे। नो फर्दर स्पर्म एंट्री इज अलाउड। एग के चारों तरफ जोना पेलुसिडा हार्ड लेयर के फॉर्म में बन जाती है, मतलब अब नो फर्दर स्पर्म एंट्री इज अलाउड, नो फर्दर स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री इज अलाउड। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग करी हुई है, कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है कि एक ही स्पर्म जाएगा जो रैंक 1 होगा, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बाकी सब वहीं मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे। दो मैकेनिज्म के थ्रू इसे स्टॉप किया जाता है। पहले मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करके दूसरे के लिए एंट्री ब्लॉक करिए। ये कह रहे बहुत तेज होता है इसलिए इसको फास्ट ब्लॉक कहते हैं। और जब तक ये फास्ट ब्लॉक होगा उसके बाद धीरे धीरे ये शुरू करता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देता है बाहर। ये जो एंजाइम्स होते हैं, कॉर्टिकल एंजाइम्स होते हैं, ये आकर के भर जाते हैं जोना के बाहर आकर के इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ये पूरा का पूरा जोना हार्ड हो जाती है। ये जोना लेयर अब हार्ड हो चुकी है, जोना रिमेन इंटैक्ट। अब इस एग के साथ रहेगी, ये जोना रिमेन इंटैक्ट विद एग, ये एग के साथ इंटैक्ट रहती है टिल इम्प्लांटेशन। ये तब तक रहेगी जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता, टिल द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। ये टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन तक इसके साथ रहती है। याद रखेंगे, ये जोना लेयर एग के ऊपर ऐसे कवर बना करके इम्प्लांटेशन तक इस एग के साथ रहेगी, इसका साथ देगी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि फर्टिलाइजेशन इवेंट इतनी आसान नहीं है, कुछ लाइनों को पढ़ करके नहीं समझा जा सकता। स्टेप 1 है, पहले स्पर्म जब डिपॉजिट हुआ तो उसका कैपेसिटेशन, स्पर्म को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक्टिवेट किया जाता है कि स्पर्म रेस में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद जैसे ही वो कैपेसिटेट होता है, रेस ऑन होती है, डिश, जैसे स्पर्म मूव करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी करके एग की सरफेस पे पहुंचते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म फैल जाते हैं, अपने एंजाइम रिलीज करते हैं, एग की मेम्ब्रेन पे पहुंचते ही अपने एंजाइम को रिलीज करते हैं। और जहां जब एंजाइम रिलीज करते हैं उसके बाद एक स्पर्म जो सबसे पहले एंट्री करता है उसके लिए एग अपने दरवाजे खोल देता है और दो रिएक्शन होती है, एक फास्ट और एक स्लो ब्लॉक। और अब स्पर्म आ चुका है एग के अंदर और फाइनल होता है नेक्स्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन का लास्ट इवेंट, जिसे कहते हैं सिनगैमी। फोर्थ स्टेप जिसको हमने कहा था उसका नाम है सिनगैमी। अगला स्टेप है सिनगैमी, और सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियस। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन अब होने जा रहा है, जो न्यूक्लियस है उसके फ्यूजन अब होने जा रहा है इस एग के अंदर। अब जो स्पर्म जी महाराज, जो श्रीमान स्पर्म थे, ये जो अपना न्यूक्लियस होता है, ये देखो मैंने बताया था पहले कि पूरा हेड और टेल पूरा का पूरा ये एंटर करता है ना, ये पूरा का पूरा स्पर्म एंटर करता है अपनी टेल के साथ। लेकिन अभी स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम अपनी टेल पहले छोड़ देता है, रिलीज कर देता है और फिर उस स्पर्म के टेल को डिसॉल्व कर दिया था, डाइजेस्ट कर दिया था। ये है एग का न्यूक्लियस। और एग के बाहर ये जो आप देख रहे हो, मैंने क्या कहा था आपसे, जोना रिमेन इंटैक्ट। एग के बाहर ये जोना इंटैक्ट रहती है, हार्ड हो चुकी है। मैंने बताया अभी आपको कि जोना हो चुकी है हार्ड, जोना हार्ड हो चुकी है, जोना हार्डेंड हो चुकी है। ये स्पर्म न्यूक्लियस है, इसे मैं कह रहा हूं स्पर्म न्यूक्लियस। क्या कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं स्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो आप देख रहे हो, इसे मैं कह रहा हूं एग न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, इसे कह रहा हूं एग न्यूक्लियस। ये दो अलग अलग खानदान के लोग हैं, दो अलग अलग फैमिली के लोग हैं। जैसे हम जानते हैं, ये है फादर जो कि सोर्स ऑफ स्पर्म है, और ये है मदर जो कि सोर्स ऑफ एग है। और इनका क्रोमोसोमल पैटर्न हमें पता है कि मदर के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं। ये मदर जो होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, इनके क्रोमोसोम का पैटर्न होता है XX, और फादर के क्रोमोसोम का पैटर्न होता है, सेक्स क्रोमोसोम का XY होता है। क्या होता है, फादर के क्रोमोसोम का पैटर्न जो होता है वो XY होता है। तो इसका मतलब मेल्स के केस में आप देखोगे, मेल पेरेंट जो होता है, जो स्पर्म बनाते हैं, ये दो टाइप का स्पर्म बनाते हैं। मेल पेरेंट्स के थ्रू जो स्पर्म बनता है, मेल पेरेंट के थ्रू जो स्पर्म बनता है, आधा, एक कह रहे 50% स्पर्म ऐसा होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होंगे वो 22 ऑटोसोम्स के साथ, 22 ऑटोसोम 22 ऑटोसोम्स के साथ या तो X प्रेजेंट होगा,
X प्रेजेंट होगा 22 ऑटोजोम के साथ, ये 22 प्लस X होगा हैप्लॉइड में, या फिर 22 ऑटोजोम के साथ ये Y क्रोमोजोम होगा, Y क्रोमोजोम होगा। मेल और फीमेल की कहानी अगर हम बात करते हैं, मेल फीमेल की अगर हम बात करते हैं कि कैसे लड़का और कैसे लड़की, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, बॉय और गर्ल चाइल्ड कैसे होती है। आप देखिए मेल कह रहे ये फादर जो है ना, ये फादर ही है रिस्पॉन्सिबल, सारा खेला वही रच रहे हैं। 22 प्लस वाई मतलब दो तरह के स्पर्म बनाता है फादर, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ये दो तरह के स्पर्म बनाए हैं फादर ने। और मदर जो होती है बेचारी, दोष दिया जाता है कि मदर से ही लड़का या लड़की, इन्हीं से लड़का या लड़की आती है, जो कि सरासर गलत है। जैसे कि हम जानते हैं फीमेल के ओवम एग के अंदर केवल एक्स, एक ही टाइप का एग बनेगा जिसमें 22 ऑटोजोम्स होते हैं प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है। बस एक ही टाइप का सारा खेला होता है यहाँ पे, एक ही टाइप का खेला, एक ही टाइप का एग बनता है। अब इसमें से फर्टिलाइजेशन किसका हो रहा है, फर्टिलाइजेशन किसका हो रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन में कौन सा बाइंड कर रहा है। अगर ये 22 प्लस वाई वाला बाइंड करता है, अगर ये वाला बाइंड करता है, देखें जरा, अगर जे वाला स्पर्म बाइंड करता है इस वाले एग से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, यहाँ जो जाइगोट बनेगा, ये जो जाइगोट बनेगा, इसमें 22 पेयर्स मतलब 44 प्लस एक्स वाई बनेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है वाई और ये एक्स वाला, तो यहाँ पे ये होगा बॉय, मेल चाइल्ड होगा। और वही कहानी अगर यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाए, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा गर्ल चाइल्ड का। किसका बनेगा, गर्ल चाइल्ड, जहाँ पे 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स, 44 क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम्स होंगे, और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स, 44 क्रोमोसोम जो होंगे, 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स ए ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होगा, मतलब ये होगी गर्ल चाइल्ड। कौन सी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। और जो बॉय होगा वो 44 प्लस एक्स वाई, मतलब ये कि लड़का होगा कि लड़की, ये कौन डिसाइड करता है, ये फादर डिसाइड करता है। मिथ है कि लड़की डिसाइड, लड़की तो बेचारी, मदर तो बेचारी, उसके पास तो खाली एक तरह का एग है, खाली उसके पास एक्स होता है बस। लेकिन लड़का होगा या लड़की होगी, ये फादर के वाई और एक्स पे डिपेंड करता है। अगर ये वाले क्रोमोसोम्स फ्यूज करेंगे, जो कि 50% होते हैं, इनमें से कोई एक फ्यूज करेगा, कह रहे हैं या तो ये कर सकता है या तो ये कर सकता है। अगर जे वाला करेगा तो बॉय होगा, और जे वाला करेगा तो गर्ल होगी। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, कि स्पर्म की एंट्री हो गई है। अब स्पर्म कौन से टाइप का होगा, एक्स वाला क्रोमोसोम है या वाई वाला है, उसी पे डिसाइड होगा कि लड़का होगा कि लड़की। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन का जो असल स्टेप था, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, हम उस पे पहुंच चुके हैं। अब देखेंगे आप सभी लोग कि अभी हमारे पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने जा रहा है। स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस एक दूसरे से अब फ्यूज करेंगे, स्पर्म और एग न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। जहां पे स्पर्म के क्रोमोसोम और ओवम के क्रोमोसोम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं, और उसके बाद कंप्लीट होता है इनका प्रोसेस डिवीजन का, और इनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और ये दोनों मिलकर के बिंगो कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, ये जो मिलकर के बिंगो कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, इसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जाइगोट। ये देखो, ये बन गया जाइगोट। ये जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाली सेल्स थी, जो n प्लस n मिल रहे थे, अब फ्यूज होकर के 2n बन जाते हैं, इसे को कहते हैं जाइगोट। मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन कब होगा, जब साइमल्टेनियसली स्पर्म एंड ओवा, बोथ स्पर्म एंड ओवा, जो स्पर्म है और जो ओवा है, वो दोनों के दोनों फ्यूज टुगेदर। क्या करें, फ्यूज टुगेदर, कम क्लोजर एंड फ्यूज टुगेदर, बोथ कम क्लोजर एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। कहां पे होता है, इन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी जिनके पास है वहां लिखा है एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन, बट नई एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया काफी टाइम से, तो आप भी इसी को याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का जो नॉर्मल साइट है वो है एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कौन सा रीजन, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेक्स ऑफ द बेबी की लड़का होगा कि लड़की, वो स्पर्म से डिसाइड होता है। स्पर्म का कॉम्बिनेशन जो होगा, वाई वाला स्पर्म है, वाई कंटेनिंग स्पर्म है तो बॉय होगा, एक्स कंटेनिंग स्पर्म है तो गर्ल होगी। तो सीधा सीधा हमने रिलेट कर लिया और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली हमने जाइगोट बना लिया है। हम लोगों ने सक्सेसफुली जाइगोट बना लिया है, बेबी फॉर्मेशन की तैयारी हमने कर ली है। अब हमारे पास जाइगोट बन चुका है। अब आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली इवेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। मतलब अगली इवेंट अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। मतलब अब की कहानी कहां जा रही है, अब की कहानी कह रही है कि अब आगे क्या होगा, जाइगोट तो बना लिया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब क्या होगा, तो अब होता है, लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, which involves यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व्स द रिपीटेड सेल डिवीजन। क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन। अब शुरुआत होगी स्पेशल टाइप के रिपीटेड सेल डिवीजन की। उस रिपीटेड सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोटिक टाइप डिवीजन। क्या कहते हैं, माइटोटिक टाइप डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज डिवीजन। उस डिवीजन को कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन, या उसी को कहते हैं क्लीवेज।
अब शुरुआत होगी क्लीवेज एम्ब्रियोनिक सेल की डिवीजन, मतलब जाइगोट में सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, क्या होता है? सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। टिश्यू बनेंगे सेल से, ऑर्गन बनेंगे सेल से, और फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा और बेबी का फॉर्मेशन होगा। मतलब अब एम्ब्रियो बनने की शुरुआत हो चुकी है, बेबी बनने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जाइगोट बन चुका है और क्लीवेज शुरू होगी। याद रखें, मैंने कहा क्लीवेज माइटोटिक टाइप डिवीजन है। अगर मैं बात करूं क्लीवेज क्या है, तो क्लीवेज माइटोटिक टाइप डिवीजन है। ध्यान रखेंगे, इसे माइटोटिक टाइप क्यों कहा है? क्लीवेज ये एक माइटोटिक टाइप सेल डिवीजन है। सबसे पहली चीज, माइटोटिक टाइप क्या होता है? माइटोटिक टाइप का मतलब होता है जैसे माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, हर डिवीजन के बाद सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, वही चीज यहां पे भी रहेगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर ईच डिवीजन विल बी सेम। क्या रहेगा? नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर ईच डिवीजन, हर क्लीवेज के बाद, हर डिवीजन के बाद, आफ्टर ईच डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, इसीलिए इसको माइटोटिक डिवीजन कहा है। बट ये डिफरेंट कैसे है? यहां पे मोर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। याद रखेंगे, यहां ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन फास्टर होता है, डीएनए रेप्लिकेट्स फास्टर देन नॉर्मल माइटोसिस, फास्टर देन नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन्स। जो नॉर्मल माइटोसिस होती है उसके कंपेयर में डीएनए का रेप्लिकेशन फास्टर, O2 कंजम्पशन फास्टर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्लीवेज, याद रखेंगे, इन क्लीवेज के दौरान, इन केस ऑफ क्लीवेज द N/C, जिसे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है ना, ये माइटोसिस में इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे N/C न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो increases after each division. Number of cell will increase, number of cells increase, but size of the cells decrease. याद रखेंगे, size of cells जो होती है वो decrease होती है। total amount या total mass of cytoplasm सेम रहता है। याद रखेंगे, एम्ब्रियो का साइज उतना ही रहेगा, एम्ब्रियो उतना ही बड़ा रहेगा। जैसे एक एप्पल ले लो, उसको काट के पीस कितने भी बढ़ा लो, एक एप्पल ले लो, एक सेबवा ले लो, इसको काट के पीस चाहे कितने भी बढ़ा लो, लेकिन रहेगा एप्पल उतना ही। ये देखो, इसको कितने भी पीसेस में काट लो, ये रहा एप्पल। यार इसको कितने भी पीस में काट लो, इसका एक टुकड़ा कर दो, 2 टुकड़ा कर दो, 3 टुकड़ा कर दो, 4 टुकड़ा कर दो, 5 टुकड़ा कर दो, 6 टुकड़ा कर लो, कितने भी कर दो, एप्पल तो एक ही रहा ना। टोटल मास सेम रहा। क्लीवेज भी बिल्कुल वैसा ही डिवीजन है जिसके दौरान सेल टोटल, ये जो सेल का साइज है ना, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल का साइज है, ये साइज जो होगा वो सेम रहेगा। सारे एम्ब्रियोनिक सेल का साइज जो होगा ये बिल्कुल सेम रहेगा। जितनी भी सेल्स बढ़ती जाएंगी, भले ही उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। देखो डिवीजन जब होगा तो नंबर कैसे चेंज हो रहा है? 1 से 2 डॉटर सेल बनी, 2 से 3 डॉटर सेल बनी। ये देखो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप देखो टोटल मास उतना ही है, टोटल मास उतना ही। नंबर ऑफ सेल देखो कितना हो गया, 1 था पहले, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, ऐसे करके क्लीवेज के बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जा रही है। 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है। साइज ऑफ द सेल्स डिक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ द सेल्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैंने कहा अब देखें जरा, कह रहे टोटल साइटोप्लाज्मिक मास उतना ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने बताया था ज़ोना पेलिसिडा रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि जब तक ज़ोना रहेगी तब तक साइज इंक्रीज नहीं होगा। याद रखेंगे, एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्लीवेज डिवीजन के दौरान साइज ऑफ एम्ब्रियो, जो टोटल एम्ब्रियो का साइज है, साइज ऑफ द एम्ब्रियो, टोटल मास जो है वो सेम रहेगा इम्प्लांटेशन तक, क्योंकि जब तक जोना रहेगी तब तक साइज चेंज नहीं होगा। जोना जब तक रहेगी तब तक देयर इज नो चेंज इन साइज। सेल्स जब बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, साइज ऑफ द सेल डिक्रीज होता जा रहा है। नो डाउट सेल का साइज डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, जो डॉटर सेल्स है उनका साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मास ऑफ साइटोप्लाज्म टोटल उतना ही। आप देखो जो टोटल साइज था वो उतना ही है, बस बांट दिया गया है उसमें एक ही परिवार में कई सारे, जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है, जमीन उतनी ही है, भले ही उस जमीन में रहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक जमीन पे अकेला एक इंसान रहता था, अब 2 लोग रहते हैं, अब 3 लोग रहते हैं, अब 4 लोग रहते हैं, 5 6 7 8 9 ऐसे रहते जाएंगे। तो याद रखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, साइज ऑफ द सेल डिक्रीज होती जा रही है। इसी को कहते हैं क्लीवेज, इसी को कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन। तो क्लीवेज डिवीजन शुरू हो चुका है ह्यूमन के केस में। याद रखेंगे इन ह्यूमंस, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ ह्यूमंस के केस में द क्लीवेज जो डिवीजन्स होती हैं, क्लीवेज डिवीजन्स आर स्लोएस्ट। कैसी होती है? ह्यूमन के केस में क्लीवेज की जो डिवीजन्स होती हैं ये होती हैं स्लोवेस्ट डिवीजन, सबसे छोटी, सबसे धीमे होती है। मैमल्स में भी, ह्यूमन में सबसे धीमे होती है। ऑन एन एवरेज एक डिवीजन, एक क्लीवेज पर डे, या लिख सकते हो आप ऑन एन एवरेज 1 क्लीवेज पर डे के रेट से डिवीजन होता जाता है। और सेल स्टेज पहले 1 2 जो जाइगोट होता है वहां से डिवीजन शुरू होता है। जाइगोट से आती है नेक्स्ट स्टेज जिसे कहते हैं, जाइगोट से अगली स्टेज में जाएंगे तो उसे कहेंगे 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड से ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज आती है, ट्रांजिएंट जो इंटरमीडिएट स्टेज है, ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज आती है, और फिर आती है 4 सेल्ड स्टेज। 4 सेल्ड से आते हैं 8 सेल्ड पे, और 8 सेल्ड से आते हैं 16 सेल्ड पे। ये सारी क्लीवेज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं। आप देखो टोटल एम्ब्रियो का साइज उतना ही, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये टोटल 16 सेल्ड स्टेज पे आ गई, 8 to 16 सेल्ड। और याद रखेंगे इस 8 to 16 सेल्ड स्टेज को कहते हैं, इज कॉल्ड मॉर्यूला। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं मॉर्यूला। इसकी मलबेरी लाइक अपीयरेंस होती है क्योंकि सॉलिड मास ऑफ सेल्स होता है, इसे कहते हैं सॉलिड मास ऑफ सेल्स। और इसी सॉलिड मास ऑफ सेल्स को कहते हैं मॉर्यूला, जो कि मलबेरी लाइक अपीयर होता है। कैसा अपीयर होता है? इसे कहते हैं मलबेरी लाइक अपीयरेंस।
इसे कहते हैं मलबेरी लाइक अपीयरेंस। तो मलबेरी के फ्रूट की तरह ये सॉलिड मास ऑफ सेल्स की तरह दिखाई देता है। तो मॉर्यूला टर्म का मतलब इसी से आया है, मॉर्यूला का मतलब मलबेरी लाइक अपीयरेंस है। तो जाइगोट के बाद जो स्टेज आती है, जो बड़ी स्टेज, मेजर स्टेज आती है, उसका नाम है मॉर्यूला। और मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इंप्लांटेशन होती है। अगर आप डायग्राम से इन स्टेजेस को देखोगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखेंगे, यानी ये है हमारा जाइगोट, ये है हमारा जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज शुरू हुई, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे करके नंबर बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे मैंने बताया अभी आपको कि ये जो है इनके साथ जोना पेलिसिडा एग्जिस्ट करती है टिल इंप्लांटेशन। ये इंप्लांटेशन तक इनके साथ जोना रहेगी। ये देखें, ये है जोना भाई, जोना भाई, ये मजनू भाई नहीं, जोना भाई है ये मजनू भाई नहीं है, ये जोना भाई है। आप एम्ब्रियो को देखो सभी लोग और समझने की कोशिश करो, एम्ब्रियो देखो और समझने की कोशिश करो। ये रहा हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और हम बात कर रहे हैं क्लीवेज डिवीजन की। आप देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले है हमारा जाइगोट। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है हमारा जाइगोट। ये है जाइगोट, ये है जाइगोट। जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट हुई, मैंने कहा 24 घंटे ऑन एन एवरेज टाइम लगता है। ये पहला क्लीवेज पूरा हुआ, 2 सेल्स बनी, ये 2 सेल्ड स्टेज में आ गई। कितनी आ गई? फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 सेल्ड स्टेज आ गई, और इन सेल्स को कहते हैं डॉटर सेल्स। इन्हें कहते हैं हम ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये देखें, ये आ गई ट्रांजिएंट 3 सेल्ड इंटरमीडिएट स्टेज होती है, इसे कहते हैं ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं? 3 सेल्ड स्टेज होती है। और ये जो डॉटर सेल के नाम है हम लिख सकते हैं, हम चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें, लेकिन हम लिखेंगे जरूर। ये जो है इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हुआ, और धीरे धीरे अब एम्पुला मूव करना शुरू कर देता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब के सिलियरी एक्शन से मूव करता हुआ यूट्रस में आएगा, क्योंकि अब इंप्लांटेशन भी तो होनी है भाई। तो एम्ब्रियो बढ़ता जा रहा है, डेवलप, एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, एम्ब्रियो आगे बनता जा रहा है। ये आ गई 4 सेल वाली स्टेज। कौन सी स्टेज आ गई? ये आ गई 4 सेल वाली स्टेज, 1 2 3 4। फिर आती है 8 सेल वाली स्टेज, ये आती है 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सॉलिड मास ऑफ सेल 8 सेल वाली स्टेज। फिर इसके बाद आएगा, ये आया 4 2 2 3 3 2 4, 4 सेल्ड, 4 सेल्ड के बाद 8 सेल्ड, 8 सेल्ड के बाद 16 सेल्ड, 8 के बाद 16 सेल्ड। ये देखो, ये अभी 16 सेल्ड स्टेज में आ गए। अभी क्या हुआ? 16 सेल्ड स्टेज बनने लगी। ये ब्लास्टोमियर का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कह रहे ये आ गए हम 16 सेल्ड स्टेज पे। कौन सी सेल है? 16 सेल्ड। और 8 to 16 को हमने क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया मॉरूला। क्या नाम दिया? मॉरूला। कहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था? एम्पुलरी रीजन में। कहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था? फीमेल के एम्पुलरी रीजन में हुआ था। आप देखो, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्यूब, ये है फीमेल का यूट्रस, ये है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्यूब। थोड़ा और बड़ा बना करके ताकि आप समझ सकें, एक ही साइड का बनाऊंगा खाली आपके समझ के लिए, मुझे पता है इसमें तो आपकी कमांडर हो चुके हो आप लोग। कह रहे एक साइड से ही समझने की कोशिश करो, बस कमांडर हो आप लोग, ये आप बस कमांड दे रहे हो समझने के लिए। ध्यान से देखो, हमने क्या बात करी, हमने कहा कि एम्ब्रियो बना है, यहाँ पे स्पर्म ओवा की मुलाकात हुई थी, इसी जंक्शन पे, इसी जगह पे, इसे कह रहे थे एम्प्यूला। ये है फर्टिलाइजेशन की जगह, फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। अब ये जाइगोट जो है वो धीरे 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 नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाएगा, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, और ये मॉर्यूला बनता हुआ सिलेरी एक्शन। ये है एम्प्यूला, ध्यान देंगे, ये है एम्प्यूला। अभी एम्प्यूला से आगे बढ़ता जा रहा है, ये एम्प्यूला से आगे बढ़ रहा है, और ये रहा यूट्राइन वॉल। यहाँ पे ये रही यूट्राइन वॉल, जिसमें हमने पढ़ा था ये होता है बॉडी, ये होता है फंडस, ये होता है यूट्राइन फंडस, इसे कहते हैं यूट्राइन फंडस, और ये है यूट्राइन बॉडी, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। और ये जो मॉर्यूला है, ये है एम्ब्रियो की स्टेज, जिसे कह रहे हैं मॉर्यूला। जो जाइगोट से आगे बढ़ा, ये है जाइगोट, और जाइगोट अब धीरे धीरे मॉर्यूला बन चुका है। अब ये मॉर्यूला आगे भेजा जाता है कहाँ पे? यूटेराइन कैविटी के अंदर। कहाँ पे? इसे भेजा यूटेराइन कैविटी में। इस यूटेराइन कैविटी में ये मॉर्यूला लुढ़कता हुआ गेंद के गोले की तरह आएगा, और या तो फंडस में या बॉडी में अटैच करेगा। एक स्टेज जिसमें ये अटैच करता है, उस स्टेज का नाम होता है, उसे कहते हैं, उसे खास स्टेज का नाम होता है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो स्टेज, ये देखो आप, जिस स्टेज में ये एम्ब्रियो अभी अब इंप्लांट करने वाला है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंप्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है इंप्लांटेशन। अगर हम इसको देखें तो ये है अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेराइन वॉल। कहाँ पे हो रहा है ये? यूटेराइन वॉल में हो रहा है। या तो फंडस में होता है, या तो फंडस में होता है, या तो बॉडी ऑफ यूट्रस में होता है, या तो फंडस में होगा या बॉडी में होगा। इसी अटैचमेंट के लिए साइंटिफिक टर्म है जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। क्या नाम है? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देखो कितनी सारी चीजें, कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का शुरुआत हो चुका है। जो जन्म देगा, जो किसी बेबी की बर्थ के लिए रिस्पांसिबल होगा, वो फर्टिलाइजेशन के इवेंट से शुरू हो गया है। स्पर्म की एंट्री जब हुई तो जाइगोट बना, और उसके बाद ये क्लीवेज डिवीजन हो रही है। 16th सेल्ड स्टेज को मॉर्यूला कहते हैं, और ये मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म होता है, मॉर्यूला इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जिस स्टेज में अब ये मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म होता है, दैट स्टेज मॉर्यूला इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं इन विच इंप्लांटेशन अकर्स। इंप्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन एंडोमेट्रियम। इंप्लांटेशन अकर्स इन दिस स्टेज। कौन सी स्टेज? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इंप्लांटेशन होती है। यूटेराइन वॉल पे एम्ब्रियो अटैच करता है, चाहे वो बॉडी में या फिर फंडस में, इधर बॉडी और फंडस कोई भी दोनों से हो सकता है, जहां पे इंप्लांटेशन सक्सेसफुली हो सकती है, इसी को कहते हैं इंप्लांटेशन। और ये आप देखोगे कि जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें, अगर हम ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखें और समझें, तो आप देखोगे ये मान लो एम्ब्रियो है, और ये है एम्ब्रियो की सेल्स। ये देखें, यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनिक सेल्स दिखेंगी,
ये है एम्ब्रियो की सेल्स। मैंने कहा था 8 to 16 मॉड्यूला है, मॉड्यूला के बाद अब 32 सेल्स या 64 सेल्स बनने लगती हैं। ये देखें यार, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स दो तरीके से अरेंज होती है। एक बाहर की तरफ आपको ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपको अंदर की तरफ दिखाई देगा। यहाँ अंदर की तरफ एक ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देगा। उसी एम्ब्रियोनिक सेल्स में से अब दो तरीके का ग्रुप बन जाता है। ये एक ऐसा टाइम है जब दो तरीके की सेल्स एम्ब्रियो में फॉर्म होने लगती हैं, जहां पे आपको एक ग्रुप मिल रहा है पेरिफेरी पे जो कवर पे दिखाई दे रहा है और अंदर ग्रुप दिखाई दे रहा है। बाहर वाले को कहते हैं आउटर सेल मास। बाहर वाले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आउटर सेल मास। आउटर सेल मास कहते हैं और अंदर वाले को कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। तो बाहर वाला आउटर सेल मास, अंदर वाला इनर सेल मास, दो तरीके का सेल्यूलर मास बनता है। इसमें से इनर सेल मास को हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे। यही बनाता है फ्यूचर में एम्ब्रियो। इसे कहते हैं फ्यूचर एम्ब्रियो। मतलब जब ये ब्लास्ट करेगा तो इससे बनेगा एम्ब्रियो। इनर सेल मास एम्ब्रियो ब्लास्ट, जब ये ब्लास्ट करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा। मतलब इसका ब्लास्ट एम्ब्रियो बनाता है, इसलिए एम्ब्रियो ब्लास्ट। और जो आउटर सेल मास है इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये है ट्रोफोब्लास्ट जो बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो के बाहर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटवाइस, यॉर्क से, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करता है एक्स्ट्रा। एम्ब्रियो की मेम्ब्रेन बनाएगा इनर सेल मास और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स को बनाएगा आउटर सेल मास। और मैंने बताया था इंप्लांटेशन के टाइम जोना रप्चर कर जाती है। तो अभी देखेंगे जोना पेलिसिडा जो अभी तक मौजूद थी, वो जोना जो अभी तक मौजूद थी, जो एग के साथ अभी तक प्रेजेंट थी, वो अब नहीं रहेगी। जोना हमारे बीच नहीं रहे। जोना के लिए श्रद्धांजलि। जोना की लेयर अब टूट चुकी है। तो याद रखेंगे, जोना ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इंप्लांटेशन से पहले रप्चर कर जाएगी। जोना लेयर रप्चर्स प्रायर टू इंप्लांटेशन। जोना रप्चर्स अब जोना रप्चर कर जाएगी जस्ट बिफोर इंप्लांटेशन। कब? जस्ट बिफोर इंप्लांटेशन। ये जो इंप्लांटेशन है यूट्राइन वॉल में 7th डे पर होता है। ऑन 6th to 7th डे, 6 to 7 डे पे इंप्लांटेशन से जस्ट पहले जोना लेयर रप्चर कर जाएगी और एम्ब्रियो रेडी है इंप्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम में। याद रखेंगे इंप्लांटेशन कहां होती है? इंडोमेट्रियम में। तो नाउ द इंप्लांटेशन अकर्स इन ब्लास्टोसिस्ट। इसी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अगर कोई पूछे ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास जो है, आउटर सेल मास और इनर सेल मास किसके पार्ट है, बताओगे इस ब्लास्टोसिस्ट के। ये क्या कर रहा है? इंप्लांटेशन कर रहा है। इंप्लांट कौन से दिन होता है? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th डे इंप्लांटेशन होता है इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम। कहां होता है? इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कांसेप्ट याद है, अगर आपको मेंस्ट्रुअल कांसेप्ट नहीं भूला है तो आपको याद होगा आज ही के दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने पीक पर होगा। यूट्राइन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर रहा है, उस समय पीक पर प्रोजेस्टेरॉन होगा। यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम में न्यूट्रिएंट की अमाउंट भरी पड़ी होगी, खूब सारा न्यूट्रिएंट, खाने पीने का खजाना मौजूद होगा। खाने पीने की कमी एम्ब्रियो को नहीं होगी। तो इसीलिए 7th डे को चुना गया है इंप्लांटेशन को, जो कि 21st डे है फर्टिलाइजेशन। ओवेरियन साइकिल के हिसाब से देखो तो ये 21st डे का है, जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने पीक पर होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पर है, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है और इसी में इंप्लांटेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के इंप्लांटेशन का ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखोगे, ये पूरा प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन से शुरू किया था अब इंप्लांटेशन तक आकर के पहुंचा है, ये कहानी अभी खत्म होती है। अगली क्लास में हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह बनता है, बेबी की बर्थ होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फुल डेवलप्ड हो जाएगा फीटस और उसकी बर्थ होगी, पार्चुरेशन होगा और बेबी बाहर आएगा। मदर की जिंदगी का सबसे खुशहाल लम्हा जब वो अपने बच्चे को जन्म देगी। इसके बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। लेकिन सिंस हम पढ़ते जा रहे हैं तो साथ साथ में क्वेश्चन भी करते जाएंगे, कुछ सवाल लगाते जाएंगे, कुछ एक सवाल लगाते जाएंगे। मैंने कुछ सवाल आपके लिए शुरू में ही ला करके रखा हुआ था, जो शुरुआत में ही है उसको कर लेते हैं फटाफट से। आप लोग देख लेंगे, फटाफट से देख लेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के सवाल होंगे, कुछ फर्टिलाइजेशन के सवाल होंगे, फटाफट से करेंगे और फिर आज का खेला होगा समाप्त। व्हिच हार्मोन रीचेस एट पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। अभी मैंने बताया 21st डे पे कौन सा हार्मोन पीक पर पहुंचता है। ल्यूटियल फेज वही फेज है जिस फेज में प्रोजेस्टेरॉन अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो इस सवाल का जवाब हम देंगे सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा एक और सवाल होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड। Ovulation, LH and FSH attain the peak. Proliferative phase, rapid regeneration of endometrium and maturation of the follicle. Development of corpus luteum in follicular phase बोला है, यही कहानी रॉन्ग हो जाती है। इनकरेक्ट पूछा भी है तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस सवाल का जवाब बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन। अगला सवाल आएगा, इनहिबिशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सीजेस एंड द ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन begins due to cramps and the menstruation begins due to increased level of progesterone. डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। याद करोगे, हमें याद होगा कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट होता है, सीएल कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है और इसी की वजह से शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। अगला है इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच। ये तो रॉन्ग हो गया, आंसर तो हमारा क्लियर ही है, क्लियर हो गया, आंसर सेकंड होगा इस सवाल का। अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। सही बात है ये तो। चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ ओनली ओवेरियन हार्मोन्स। रॉन्ग हो जाएगा, ओनली ओवेरियन नहीं होगा, इसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स भी आएंगे। कौन से हार्मोन्स आएंगे? पिट्यूटरी हार्मोन्स भी आएंगे। एलएच सर्ज इंड्यूसेस ओवुलेशन, ये तो ठीक लगा है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स इमीडिएटली, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट 1 and 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 and 3 करेक्ट होगा तो आंसर बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और सवाल भी होंगे हमारे बीच में, हमारे पास हमारी तिजोरी में कुछ और सवाल भी होंगे, उसे भी कर लेते हैं। व्हाई डू ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी? द रूट कॉज इज, कह रहे व्हाई डू नॉट ऑल फर्टिलाइजेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। सारे कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता? सारे कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि न्यूमरस स्पर्म, नो लेस प्रोजेस्टेरॉन, नो ओवम एंड स्पर्म्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। मैं कहा कि केवल स्पर्म हो तब भी नहीं हो सकता, केवल ओवम हो तब भी नहीं हो सकता, दोनों का एक साथ एक जगह पर होना जरूरी है। उन दोनों का एक दूसरे से संबंध, स्पर्म ओवा का एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि फीमेल के एम्पुलरी रीजन में होता है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा? कैपेसिटेशन रेफर्स टू। कैपेसिटेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान स्पर्म अपनी एबिलिटी डेवलप करता है जो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। कैपेसिटी गेन बाय स्पर्म, चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हुआ वो हुआ फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।
तो आज का खेला अब हमें समाप्त करना पड़ेगा। हमने काफी कुछ डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड और इंप्लांटेशन से रिलेटेड, और जाते जाते कुछ सवाल जरूर करते जाएंगे। मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस 81 टू 90 वाला मॉड्यूल है तो लगाना ही है, नहीं है तो भी आपके पास जो कुछ भी है लगाना ही है। और डीपीपी डेली भेज रहा हूं हर टॉपिक का, उसे भी आप जरूर करेंगे। इन चीजों पे आप फोकस जरूर करेंगे। डेली दिए गए होमवर्क्स आपको जरूर करने हैं, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम फिर नहीं मिलेगा। साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ, जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन उस काम को वाइंड अप करो। फाइनल प्रिपरेशन मान के करो, क्योंकि मार्च जब चलना शुरू हो जाएगा तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर दूं, ताकि अप्रैल मंथ में आपको खूब टाइम मिल जाए रिवीजन करने का। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। मेरा टारगेट है कि आपका सिलेबस एंड ऑफ द मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक कंप्लीट ही कर दूं। कोशिश पूरी रहेगी बेटा। अगर कोई अपरिहार्य कारण नहीं आ गया, कोई ऐसी स्थिति नहीं आ गई, तो कोशिश पूरी रहेगी कि टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है जी, तो आप अभी से करते चले, ताकि एक महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, जो कुछ भी आपके पास होगा अप्रैल महीने में पूरा का पूरा समय कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए जिस दिन जो चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ाया है उसको उसी दिन फिनिश कर ले, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। कल कभी नहीं आता जीवन में, कल लौट के नहीं आएगा, कल वापस नहीं आएगा। ध्यान रखना, तो बीता हुआ कल वापस आएगा, और ना कल कभी आने वाला कल तो आएगा ही, लेकिन वो फिर आज बन जाएगा। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में जिए, आज का काम आज ही खत्म करें, कल पे ना छोड़े, क्योंकि कल फिर कल हो जाएगा, कल फिर कल हो जाएगा, और देखते देखते कल नीट का एग्जाम हो जाएगा। थोड़े नहीं, करते जाना है। तो खत्म करते हैं आज का खेला। फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें जो कि एनसीईआरटी में थी वो सब कुछ आपको बताई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, और जो नहीं समझ में आएगा आप जरूर बताएं कि क्या नहीं समझ में आएगा। मैं देख लूंगा और मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको कि क्या, अगर वहां पे नहीं दूंगा तो क्लास में आकर आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको जो चीजें समझ नहीं आई है वो ये है, इसका ये तरीका है। क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे भी बताऊंगा, थ्योरी कराऊंगा वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन आप मन से पढ़ते रहो, जो कहा जाए उसे फॉलो करते रहो। तो इसी के साथ लेता हूं आज विदा, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खूब ख्याल रखें अपना और अपनी पढ़ाई का दोनों का ख्याल रखना है। लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।